हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय 1 से 3 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में 8 महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और उनका आंसर बताऊंगा, वो भी पीडीएफ के साथ। और इसमें आपके 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। फर्स्ट है ठोस अवस्था, सेकेंड है विलयन और थर्ड है वैद्युत रसायन। तीनों चैप्टर के मैं 8 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, वो भी आंसर के साथ, पीडीएफ के साथ। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इन तीनों चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और भी सभी चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैप्टर का किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जाकर देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक जाकर देख सकते हैं, सबको मैंने बता दिया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराना चाहता हूं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है ठोस अवस्था से। देखिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। तो वैसे तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो वह ठोस, ठीक है, मैं लिखकर बताऊंगा, आप लोग समझिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। ठीक है, तो वह ठोस जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था, ठीक है, वह ठोस जिनके अणु लघु परास व्यवस्था में होते हैं क्या कहलाता है स्टूडेंट? अक्रिस्टलीय ठोस। तो लिख देते हैं, अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मेरे साथ आप भी लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या है? अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कई डेफिनेशन आप बता सकते हैं, सबको मैंने वीडियो में बताया है, क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस अवस्था चैप्टर का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशन बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कांच हो गया। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि ठोस अवस्था का ही क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, और ये कारण भी आपसे पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले आपको ठोस अवस्था के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? जो साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसे कहते हैं नमक, ठीक है, जो होता है ये कभी कभी पीला दिखाई देता है सफ़ेद के स्थान पर, क्यों? तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ऐसा जो है जालक स्थलों में रेढ़ायनों, ये मैंने आपको जब दोष पढ़ाया था, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, तब मैंने ये बताया था। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, जालक स्थानों में रेढ़ायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, ठीक है, के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये स्थल जो होते हैं, ये स्थल, तो थोड़ा सा हम इसे आप कर देते हैं, ये स्थल जो है F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, F केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, समझने के बाद पूरा समझ में आ जाए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर से पढ़िए। ठीक है, जब आप समझना चाहें। तो देखिए, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल जालक है। क्या है? क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में होता क्या है? सिंपली इसमें होते हैं जालक स्थल, जालक बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जालक स्थल है आपका ये। अब देखिए, सिंपली समझना है चित्र के साथ, तो अच्छे से समझिए। देखिए इसमें है क्या, इसमें है आपका प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन,
प्लस आयन, ठीक है, माइनस आयन एंड प्लस आयन। इस यहाँ पर मैंने खाली स्थान क्यों रखा, क्योंकि ऐसा डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि ऐसा जालक स्थल, ये जो जालक स्थल है, ठीक है, जिसमें अभी भी कण स्थित होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं, जालक स्थल कहते हैं। तो ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, देखिए यहाँ पर एक ऋणायन नहीं है, इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है, ठीक है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, ये स्थल एफ केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। तो जो ये स्थल होगा, जालक बिंदु होगा, वो एफ केंद्र कहलाता है। जब किसी ऋण आयनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, तब साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ केंद्र की तरह एफ केंद्र स्थल आ जाते हैं। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन था, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। तीसरा देखिए, ऐसा क्रिस्टल जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें साटकी दोष भी पाया जाता है, फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है? तो उन भाई साहब का नाम है AgBr। अब AgBr का नाम क्या है? AgBr का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, Ag से सिल्वर, Br से ब्रोमाइड, ठीक है, ये नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, समझ में आया। ये है एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें जो है फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर हमारा है विलयन। विलयन का चौथा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए विलयन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मलता एवं मोलरता में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो सिंपली संबंध इसमें जो होता है, एक फार्मूला दर्शाता है संबंध को, इसके रिलेशन को एक फार्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है। नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक, ठीक है। नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता गुणांक। अब नॉर्मेलिटी को यानी कि नॉर्मलता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन इक्वल टू मोलरता को मैंने आपको पढ़ाया है, मोलरता मोललता एक ही वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यम से इंटू संयोजकता गुणांक को हम डिनोट करते हैं कैप स्मॉल एन से। तो नॉर्मलता एवं मोलरता में जो संबंध होता है वो होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता गुणांक। नॉर्मलता को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, मोलरता को कैपिटल एम से और संयोजकता गुणांक को कैपिटल एन से, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया, इससे आप लोग याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट दिस फार्मूला, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने इन सभी चैप्टर के ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बचे हैं या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो उनको भी आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखते हैं जितना मैंने पढ़ाया है तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं, चांसेस हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा देखिए, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। तो आदर्श विलयन जो है हमारा वो क्या होता है, ठीक है। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? तो वे विलयन, इसका डेफिनेशन समझिए, वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की विस्तृत परासों में, समझिए बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल है, क्या है, सिंपल है। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप यानी कि टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की परासों पर, विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम क्या है, नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया या फिर आप सर्च कीजिए राउल्ट का नियम यूट्यूब पर, आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा शुभम लेक्चरर में, ठीक है। तो देखिए वो विलयन जो ताप एवं सांद्रता की विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर ताप, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट के नियम का पालन करे जो विलयन, उसे हम कहेंगे आदर्श विलयन। समझ में आया। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम देखेंगे अपना 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, कि बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गलती है, क्यों? यानी कि जब आप बर्फ पर नमक छिड़क देते हैं तो बर्फ गल जाती है, जल्दी गलने लगती है, क्यों? तो समझिए कैसे। तो नमक मिलाने पर, नमक
मिलाने पर बर्फ का, ठीक है, बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, कम हो जाता है, परंतु वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है, अधिक ही रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अतः बर्फ जल्दी गल जाता है, बर्फ जल्दी, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, जल्दी गल जाता है। तो समझिए क्या है, देखिए बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गल जाती है, क्यों? क्योंकि नमक मिलाने पर बर्फ का जो है गलनांक जो है कम हो जाता है। अगर आप बर्फ पर नमक छिड़केंगी तो बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाएगा और वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है, यानी कि वातावरण का जो तापक्रम है वही रहेगा, उसको तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना, तो वातावरण का तापक्रम वही रहता है, तो इसी कारण बर्फ जल्दी गल जाता है। यानी कि जब आप बर्फ पर नमक मिलाएंगे, बर्फ पर नमक डालेंगे तो बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा, ठीक है, और वातावरण का तापमान अधिक ही रहेगा, उतना ही रहेगा, इसलिए बर्फ गल जाता है जल्दी, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। आगे देखिए क्या है हमारा, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? यानी कि जिंक और तांबे में से कोई एक जो है अम्लों से हाइड्रोजन गैस जो H2 गैस है उसको विस्थापित नहीं करता है, अलग नहीं करता है, क्यों? तो देखिए इसका भी एक सीधा सीधा आंसर है, सिंपल आंसर है। क्या है, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक, ठीक है, श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैंने जल्द ही आपको पढ़ाया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। में जिंक हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, जिसके कारण, समझिए अभी मैं समझा दूंगा इसको, मैंने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जिंक, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, और तांबा जो है आपका, तांबा, ठीक है, और तांबा कम अपचायक है, कम अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, ठीक है, विस्थापित करता है, परंतु तांबा नहीं करता है। बस यही कारण था, ठीक है, नहीं करता है। समझिए इसका कारण क्या है। देखिए जिंक तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, क्यों? ठीक है, तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए तो जिंक है जो Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से जिंक ऊपर है, और जो तांबा है वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, ठीक है, जो तांबा है हाइड्रोजन से नीचे है, इसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। जिंक जो है ये हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। समझ में आया? इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है। तो मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी बताई है, उसके लक्षण बताए हैं, लक्षण में आपको आंसर इसका मिल जाएगा आसानी से, और उसके उपयोग मैंने बताए हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जल्द ही वीडियो बनाया है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है, समझिए जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, ठीक है, और तांबा कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है, ठीक है। अपना लास्ट और 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर हमें लिखना होगा, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर, ठीक है, उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हमेशा काम देगा, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, ठीक है, जिसके कारण वह Cu को उसके, ठीक है, उसके लवण सॉल्ट विलयन, ठीक है, लवण विलयन अर्थात CuSO4 कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देता है। समझ में आया? तो इसको भी एक बार हम समझते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है, ठीक है, जस्ता जो है जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। अगर कोई विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु कॉपर, ठीक है, यानी कि कोई धातु नीचे है, ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लवण वाले विलयन में विस्थापित कर देते हैं। ये मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया था उसके लक्षण में, ठीक है। तो अगर ये जिंक ऊपर है तो ऊपर वाला धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन में विस्थापित कर देता है, वही है ये कारण आपका। तो देखिए क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु Cu से ऊपर है, यानी कि जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिसके कारण जिंक कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 में से विस्थापित कर देता है। एक कारण याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जाता है आप आंसर लिख देंगे। आप ये याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो तत्व होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो नीचे वाले तत्व को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देता है, ठीक है। ये आपका कारण होगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अब बात आती है कि इसका PDF कैसे आप डाउनलोड करें। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, PDF आपको मिलेगा, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ पूरा मिलेगा। उससे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे जब, तो आपको PDF डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोग लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बार बार इसे पढ़ सकते हैं PDF के द्वारा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी टॉपिक अगर आपका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।